गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट चल रही है हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा डिफरेंस इन बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी, अर्थात हम सीएफटी और वीबीटी का तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं कि सीएफटी और वीबीटी के अंदर क्या अंतर पाया जाता है। इसके अंदर कुछ हमने चर्चा कर ली थी इससे पहले की क्लास के अंदर, और कुछ जो अंतर हैं वो आज हम बात करेंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंस इन बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी। इसके अंदर हमने देखा था वीबीटी की तुलना में जो सीएफटी होती है वो अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर जो सीएफटी होती है उसके अंदर संकुल यौगिक के अनेक जो गुण होते हैं, जैसे त्रिविम रसायन, रंग, चुंबकीय गुण और स्पेक्ट्रा आदि की स्पष्ट व्याख्या केवल व केवल सीएफटी करती है। वीबीटी के आधार पर हम इन सब की व्याख्या नहीं देख पाते हैं, ठीक है, अर्थात वीबीटी इन सब की व्याख्या नहीं करती है। देखो, अंतर चल रहा था हमारा सीएफटी और वीबीटी के अंदर अंतर की बात कर रहे थे। तो नंबर एक अंतर हमने देखा था कि सीएफटी के अनुसार मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतः आयनित माना जाता है, जबकि वीबीटी के अनुसार मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतः सहसंयोजक माना जाता है। नेक्स्ट, इसके अनुसार सीएफटी के अनुसार धातु लिगेंड मेटल लिगेंड कक्षकों में अतिव्यापन नहीं होता है, जबकि उनके अंदर धातु के पूर्ण भरे कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध बनाते हैं। इसके अनुसार धातु आयन के डी कक्षकों का निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में विपाटन होता है, जबकि इनके अंदर विपाटन नहीं होता है। नेक्स्ट, सीएफटी के अनुसार संकुल यौगिक की ज्यामिति तथा स्टेबिलिटी की व्याख्या की जाती है, जबकि वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिक की ज्यामिति और स्टेबिलिटी की व्याख्या संकरण के प्रकार और संकृत कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, नंबर 5 की बात की थी हमने। इसमें संकुलों का जो स्पेक्ट्रा डीडी ट्रांजिशन द्वारा समझा जा सकता है, जबकि इसमें संकुलों का जो स्पेक्ट्रा होता है अवशोषण संकुलों का स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा को डीडी ट्रांजिशन द्वारा नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट, नंबर 6 की बात की थी हमने कि इसमें लिगेंड को स्ट्रॉन्ग तथा वीक लिगेंड में विभाजित किया जा सकता है, जबकि इसके अंदर लिगेंड को स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर बात की थी, ठीक है। नंबर 6 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम नंबर 6 के आगे की बात करेंगे। नंबर 6 के आगे नंबर 7 की बात करेंगे। इसके अंदर देखो, नंबर 7, यदि हम इसके अंदर सीएफटी के अंदर बात करें नंबर 7 की, तो इसके अंदर ये कह सकते हैं संकुलों को उच्च चक्रण और निम्न चक्रण संकुलों के नाम से जाना जाता है। संकुलों को नंबर 3, इसमें संकुलों को उच्च चक्रण और निम्न चक्रण संकुलों को उच्च चक्रण एवं निम्न चक्रण, उच्च चक्रण जो उच्च चक्रण प्राप्त होता है वो दुर्बल लिगेंड के कारण होता है, ठीक है। एवं निम्न चक्रण ये प्रबल लिगेंड के कारण होता है। के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और इसके अंदर यदि हम बात करें, इसके अंदर संकुलों को आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें संकुलों को नंबर 7, इसमें संकुलों को आंतरिक कक्षक संकुल ब्रैकेट में लिखेंगे D2sp3 तथा बाह्य कक्षक संकुल ब्रैकेट में लिखेंगे sp3d2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखो, जब D2sp3 आयोडाइजेशन पाया जाता है तो आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले d ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, अर्थात n-1d ऑर्बिटल काम में आते हैं। जब n-1d ऑर्बिटल काम में आते हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। और जब sp3d2 संकरण पाया जाता है, अर्थात बाह्य कक्षक संकुल पाया जाता है, अर्थात nd कक्षक काम में आते हैं, तो उसके दौरान बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण होता है। ठीक है। तो इन्हें हम आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल के नाम से जानते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं। देखो, नंबर 8, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इसमें लिगेंड की प्रकृति के आधार पर संकुलों की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है, या इसमें लिगेंड की प्रकृति के आधार पर संकुलों की ज्यामिति का निर्धारण, संकुलों की ज्यामिति का निर्धारण कर उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर निर्धारण कर उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चुंबकीय गुणों का स्पष्टीकरण दिया जाता है, कि संख्या के आधार पर चुंबकीय गुणों का स्पष्टीकरण किया जाता है। स्पष्टीकरण किया जाता है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, नंबर 8, इसके अंदर अर्थात इसमें चुंबकीय गुणों के आधार पर संकरण के प्रकार और ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। इसमें चुंबकीय गुणों के आधार पर
संकरण के प्रकार और ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। संकरण के प्रकार तथा ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। संकरण के प्रकार तथा ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और नंबर 9 की बात करें हम तो देखो नंबर 9, इसके अंदर नंबर 9th नंबर की बात करें तो इसके अंदर यह मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का बनाना नहीं समझाती है, जबकि यह जो होती है मेटल लिगेंड, यह मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का बनाना नहीं समझाती है। जबकि इसके आधार पर मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का को समझा जा सकता है, अर्थात यह इसके अंदर हम कह सकते हैं यह मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का बनाना समझाती है। ठीक है। मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का बनाना समझाती है। कौन सी? CFT के द्वारा मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड की बात कर सकते हैं, जबकि VBT के द्वारा इसके अंदर मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड की बात नहीं कर सकते, उसके अंदर हम मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं नंबर 10, इस सिद्धांत में संकुलों के रंगों की व्याख्या करना संभव होता है। नंबर 10 के अंदर इस सिद्धांत में संकुलों की इस सिद्धांत में संकुलों के रंगों की व्याख्या करना संभव होता है। अर्थात इसके आधार पर हम CFT के आधार पर संकुल यौगिकों के अंदर रंगों की व्याख्या कर सकते हैं, जबकि इनमें रंगों की व्याख्या नहीं होती। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर संकुलों या संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके अंदर रंगों की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमने इनके अंदर दोनों के अंदर अंतर देखा है कि CFT और VBT के अंदर क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है। तो दोनों के अंदर हमने अंतर की बात की है। इसके अंदर किस प्रकार से इन दोनों के अंदर अंतर पाया जाता है CFT और VBT में।
ठीक है, तो ये हमने बात की है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट देखा है कि CFT और VBT के अंदर किस प्रकार से अंतर पाया जाता है, इसके अंदर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम उस क्वेश्चन से समझेंगे या फिर उस क्वेश्चन से ये देखेंगे कि जो संकुल यौगिक होते हैं और कौन से संकुल यौगिक होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं और कौन से संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं, उनका क्या कारण होता है, इन सब का हम स्पष्टीकरण देखेंगे या फिर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पर कि रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है कि संकुल यौगिक रंग, कुछ संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं तो कुछ संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित नहीं करते, उनको हम CFT के आधार पर देखेंगे। धन्यवाद।